Hello my dear students, welcome in this class. आज हम लोग क्रिया के दूसरे भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। कल जो क्लासेस ओवर हुआ था उस क्लास में मैंने आपसे जो चर्चा की थी उस चर्चा में क्रिया पर प्रकाश डाला गया था। आप लोगों ने कल ये जाना था कि जो क्रिया होती है वो किसी काम के करने या होने को कहते हैं। और दूसरी बात जो आपने जानी थी कि जो क्रिया होती है उसका जो मूल रूप होता है उसको हम धातु कहते हैं। वहां पर आपने इस बात को भी जाना कि क्रिया के मूल रूप की पहचान ये होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इसमें से क्रिया के मूल रूप को छांट दीजिए कि कौन कौन सी इसमें धातु वाली क्रियाएं हैं, तो धातु क्रिया की पहचान ये होती है। कल आपको मैंने ये भी क्लियर किया था कि जब क्रिया के अंत में ना न दिखलाई पड़े तो जान लेना कि यही क्रिया का मूल रूप है, अर्थात धातु है। ऐसे इसमें एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि आ जा खा पी सो उठ बैठ लिख पढ़, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये क्रिया का मूल रूप है। इसी को हम धातु कहते हैं। मूल रूप अर्थात तो वास्तविक रूप। और उसके बाद आपने ये भी जाना था कि क्रिया के दो रूप होते हैं, एक क्रिया का मूल रूप होता है और एक क्रिया का सामान्य रूप होता है। तो आपने ये जाना था कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसमें ना नहीं होता है, और क्रिया का जो सामान्य रूप होता है उसके अंतर्गत ना होता है। ये ना प्रत्यय के रूप में आता है, अर्थात क्रिया के मूल रूप में जब हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वही क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। क्लियर हो गए? क्रिया यदि मूल रूप में अपने लिख है और उसके अंत ना प्रत्यय आपने जोड़ दिया, आपको पता है कि प्रत्यय अंत में जोड़ते हैं, तो लिख के अंत में यदि आपने ना जोड़ दिया, शब्द आपका बन गया लिखना, तो जो लिखना पद आपको मिल रहा है वो क्रिया का सामान्य रूप है। तो इस आधार पर आपने ये जान लिया कि क्रिया जब अपने मूल रूप में होती है अर्थात धातु रूप में होती है तो उसमें ना नहीं होता है, और जब क्रिया अपने सामान्य रूप में होती है तो उसमें ना जुड़ा होता है। आना जाना खाना पीना सोना उठना बैठना इत्यादि। अर्थात अब आप ये पूर्ण रूप से क्लियर हो गए होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं कि क्रिया के मूल रूप में जब हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। और कल आपने ये भी जाना था कि जो भी क्रियाएं होती हैं हमारे सामने दिखलाई पड़ती हैं वो दो रूपों में होती हैं। एक आपने कल जाना था कि कर्म के आधार पर क्रिया विहित, जो कार्य हो रहा उस आधार पर हम क्रिया का विभाजन विद्वानों ने किया, और दूसरा कि जब हमने उसका लेखन किया लिखा तो उस आधार पर भी हम लोग को क्रिया दूसरे रूप में ले जाना, अर्थात रचना के आधार पर क्रिया भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया भेद पर कल हम लोगों ने चर्चा की थी, और आपने ये जाना था कि कर्म के आधार पर जो क्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक क्रिया को हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया और दूसरी क्रिया को हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। और कल इसको परिभाषित भी किया गया था कि अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका कर्म नहीं होता। मैंने आपको पूरा डिटेल में क्लियर किया था कि अकर्मक शब्द बना कैसे, तो आप ये भी लगभग बताने में सक्षम होंगे कि यदि एमसीक्यू टाइप में ये क्वेश्चन आपसे कभी आए आप बतला सकते हो कि अकर्मक में औ उपसर्ग जुड़ा है, कर्म हमारा मूल शब्द है
और अक उसमें प्रत्यय जुड़ा है, और इन तीनों को मिला करके जो शब्द बना है, जो पद बना है, उसको हम कहते हैं अकर्मक। और मैंने कल आपको ये भी बताया था कि अ उपसर्ग का मतलब होता है नहीं, नेगेटिव का आंसर देता है। अक जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है वाला या वाली, अर्थात कर्म वाला जो पद न हो, अर्थात जिसका कर्म न हो, अर्थात जो कर्म रहित क्रिया होती है। दूसरे भाव में दो परिभाषा आपके पास हो गई। जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक कहते हैं, या जो क्रिया कर्म रहित होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और कल आपने एग्जाम्पल में भी जाना था कि जैसे वह दौड़ता है, मैं हंसता हूं, तुम रोते हो, घोड़ा तेज दौड़ता है, इत्यादि। अब जो दूसरी क्रिया आपने कल जाना था वो था सकर्मक क्रिया, अर्थात ठीक उसका उल्टा सवाल साथ जो क्रिया अपने कर्म के साथ होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, या जिस क्रिया का कर्म निश्चित होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, या जो क्रिया कर्म युक्त होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खा रहा है, क्या खा रहा है? जवाब आपको मिला कि फल खा रहा है, तो फल जो खाने का काम हो रहा है वो वाक्य में प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो कल हम लोगों ने अपने इस क्लास को यहीं पर रोका था। आज उसके पार्ट 2 पर हम आ गए हैं, क्रिया के दूसरे पार्ट पर, और उसके अंतर्गत सबसे पहली चीज आप जानोगे अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करते हैं। ये आपका मेन क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन तो होता है कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर बता दीजिए, तो आप एकदम क्लियर हो गए। और उसकी परिभाषा यदि आपको दिमाग में है तो आप अंतर बड़े आराम से लिख सकते हैं। एक सेंटेंस में मैंने आपको सिखलाया कि उसको एक सेंटेंस में जबकि अब जोड़ करके बोलते हैं, अर्थात एक सेंटेंस उसका जवाब होगा कि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है जबकि सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, या अकर्मक क्रिया कर्म रहित होती है जबकि सकर्मक क्रिया कर्म युक्त होती है। आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों चीजें आपको मैंने क्लियर कर दिया है। अब आपके पास दूसरा प्रश्न हो सकता है कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान आप कैसे करोगे, कैसे जानोगे कि ये क्रिया अकर्मक है और कैसे जानोगे कि ये क्रिया सकर्मक है। वाक्य के आधार पर आपको इसका विश्लेषण करना होगा। वाक्य के आधार पर यदि आपकी क्रिया का विश्लेषण करना है तो दिमाग में रखिएगा कि क्रिया में क्या या किसको लगाकर आप प्रश्न करना। दो शब्द मैंने आपको दिया, क्या और किसको। क्या और किसको लगा करके यदि आप प्रश्न करोगे और यदि उसका रिप्लाई मिल रहा है, अर्थात उसका जवाब मिल रहा है, तो जान लेना कि वह क्रिया सकर्मक क्रिया है। और यदि उसका जवाब नहीं मिल रहा है, जवाब मिले तो क्रिया सकर्मक क्रिया, जवाब न मिले तो क्रिया अकर्मक क्रिया। जैसे घोड़ा दौड़ता है या घोड़ा दौड़ रहा है, आप प्रश्न करोगे कि क्या दौड़ रहा है। गौर करने की बात है, जरा ध्यान से जान लेना कि क्या दौड़ रहा है। जवाब आप कहोगे कि सर जवाब तो मिल गया कि घोड़ा दौड़ रहा है, लेकिन नहीं बच्चों, घोड़ा दौड़ रहा है ये जवाब नहीं मिला। कौन दौड़ रहा है तब आप कहोगे घोड़ा, तभी सही होगा। क्या दौड़ रहा है आप ये कहोगे कि सर जवाब तो मिल रहा है, लेकिन एक बात ख्याल कर लेना, सबसे प्रमुख बात, किसी भी वाक्य का जो पहला शब्द होता है वह कभी भी कर्म का रोल अदा नहीं करता है, वह प्रायः करता हुआ करता है। या कर्ता यदि बीच में घुस गया तो वह कोई अन्य कारक हो सकता है, लेकिन कर्म कारक नहीं होगा, कर्म नहीं होगा। अर्थात
काम को करने वाला यदि मिल गया, घोड़ा दौड़ने का काम कर रहा है, काम करने वाला घोड़ा है, तो वो करता है। जो काम करने वाला होता है वह करता होता है, और जो काम हम करते हैं वो कर्म होता है। तो दौड़ने का काम हो रहा है, घोड़ा काम नहीं हो रहा है। घोड़ा तो काम करने वाला है। राम लिखता है तो उसको लिखने वाला राम है, न कि राम काम हो रहा है। तो कर्म क्या होता है? जो काम हम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, दूध पीते हैं, फल खाते हैं, जल पीते हैं, पत्र लिखते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, तो ये पुस्तक है, दूध है, पत्र है, ये सारी की सारी चीजें हम काम कर रहे हैं। तो जो काम हम कर रहे हैं उसको हम कर्म कहेंगे, और जो काम करने वाला है वो कर्ता कहलाता है। तो घोड़ा दौड़ता है में घोड़ा जवाब मिलने के बाद ही आप सोचोगे कि अरे यार ये तो काम नहीं हो रहा है, ये तो काम करने वाला है घोड़ा, इसलिए ये कभी भी कर्म नहीं है, ये तो करता है। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो कर्म होता है वह वाक्य में बीच में आता है, क्रिया के ठीक पहले लगभग दिखलाई पड़ता है। राम पत्र लिख रहा है, पत्र क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, एकदम जस्ट उसके साथ में आया है, लिख रहा है कि साथ आया है पत्र। कभी कभी थोड़ा सा और पहले आता है, अर्थात वो बीच में ही रहेगा, कभी प्रारंभ में नहीं रहता है। तो अब आप क्लियर हो गए कि घोड़ा दौड़ता है। क्या दौड़ता है? जवाब नहीं मिल रहा है। किसको दौड़ता है? जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाएगी। लेकिन यदि मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि मैंने फल खाया, ये क्रिया क्या है? तो तुरंत क्वेश्चन करो क्या खाया? तो जवाब मिला फल खाया। फल को खाने का काम हो रहा है, और कौन कर रहा है? मैंने कर रहा है। तो जो मैंने है ये करता है, और जो फल है वही आपका कर्म है, और खाया आपकी क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। जवाब मिला हुआ है। अब यहां एक प्रश्न उठता है, जरा ख्याल करना। उसको मैंने बोर्ड पर उसको मैंने रेखांकित नहीं किया है, केवल आपको यही बता दे कि क्रिया में क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि जवाब मिले तो क्रिया सकर्मक बोल लीजिएगा, जवाब न मिले तो क्रिया अकर्मक लिख लीजिएगा। ये पॉइंट्स अपना अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं। ये आपके आज का पहला क्वेश्चन रहेगा आपकी कॉपी पर, इसको नोट कर लीजिएगा कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं। अब यहां पर एक बात सीख लेना, अपनी मन स्थिति को जरा गौर करके ध्यान से इस वीडियो को देखना और अपने मन में चिंतन कर लेना। क्लास में जब कभी आपसे मुलाकात होगी तो फिर मैं चर्चा कर दूंगा कि जब आप क्वेश्चन करोगे ना और क्रिया यदि सकर्मक होगी तो वो सकर्मक क्रिया आपकी दो रूपों में कभी कभी आएगी। आपके सेंटेंस में कभी एक ही कर्म दिखलाई पड़ेगा, जहां क्या और किसको दोनों से प्रश्न करोगे तो एक ही शब्द जवाब देगा। मैंने फल खाया। क्या खाया? फल खाया। किसको खाया? फल को खाया। अर्थात दोनों दशा में हमारा जवाब एक ही पद दे रहा है, फल। ऐसा कभी सेंटेंस आपके पेपर में आए तो जान लेना कि ये जो सकर्मक क्रिया है इसका एक कर्म है, और इसको कहते हैं एक कर्मक सकर्मक क्रिया, अर्थात एक कर्म है इसमें। तो अब आप सोचोगे कि क्या उसका और भी कर्म होता है क्या? हाँ मेरे प्रिय छात्रों, कर्म उस क्रिया का दूसरा रूप भी होता है। सकर्मक क्रिया का दूसरा भी भेद होता है, जहां पर आपको दो कर्म दिखलाई पड़ेंगे एक ही वाक्य में।
अब आप सोचोगे कि उसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो मैंने राम को फल दिया। यदि मान लो ये सेंटेंस आ गया और आपसे पूछ दिया गया कि इसमें सकर्मक क्रिया का कौन सा रूप है, तो आप ये सोचोगे कि इसको जरा क्वेश्चन किया जाए। मैंने राम को फल दिया, तो क्या दिया? जवाब, एक जवाब मिला आपको, फल दिया। दूसरा क्वेश्चन करोगे किसको दिया, तो इस बार फल जवाब नहीं आया, इस बार जवाब क्या आ गया? राम को फल दिया। तो सोचोगे ओहो यार, पहली बार तो जब मैंने फल दिया तो हमको एक ही पर दोनों जवाब मिल गया, फल पर। क्या दिया? फल दिया। किसको क्या खाया? फल खाया। किसको खाया? फल को खाया। जवाब फल पर दोनों मिला। लेकिन इस बार क्या दिया? फल दिया। और किसको दिया? राम को दिया। ये तो दो पद मिल रहा है हमको जवाब में। इसका मतलब इस वाक्य में जो सकर्मक क्रिया आई है उसके दो कर्म, एक फल, एक राम को। इसका मतलब ये हो गया आपको, इसका मतलब आपके पास ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये क्रिया एक कर्मक और सकर्मक होती है। आगे आ जाइए। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं: सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और नामधातु क्रिया। और आखिरी पॉइंट होगा कि पूर्वकालिक क्रिया कर जोड़कर बनती है। जैसे किसी वाक्य में लिख कर पढ़ कर आए तो उसको जान लेना पूर्वकालिक क्रिया है। इसके साथ ही आज की बात समाप्त हो रही है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।